हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। आई होप सभी एस्पिरेंट्स का एग्जाम अच्छा गया होगा और जो डिफरेंट क्वेश्चंस आए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्टिकुलरली, जो मैं आज आपके साथ डिस्कस भी करूंगा यहाँ पर, ये क्वेश्चंस अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत ही डिफरेंट तरीके से पूछे गए हैं। बिल्कुल सभी टॉपिक्स को टच करा गया है, किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को ओवर एम्फेसिस नहीं किया गया। जैसे स्पेस का भी क्वेश्चन है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी क्वेश्चन है, वैक्सीन जो कि कहीं ना कहीं फेवरेट टॉपिक भी बन चुका है अब तो यूपीएससी के लिए या डिफरेंट स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए, कि लास्ट ईयर भी वैक्सीन पर क्वेश्चन था, इस बार भी वैक्सीन पर क्वेश्चन पूछा गया है। इधर जो है अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें, तो यहाँ पर सोलर स्टॉर्म्स के रिस्पेक्ट में, सोलर फ्लेयर्स के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में, कंप्यूटर्स में यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स की फॉर्म में पूछा गया। तो डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस के क्या आंसर हैं और उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के रिस्पेक्ट में। अब हमें 4 ऐप के नाम दिए हैं। आरोग्य सेतु, जो आपको पता है किस तरीके से कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पर आरोग्य सेतु ऐप का क्या रोल था, वहां पर ये बताना कि हमें वो सिम्टम्स शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हम कितनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है किसी दूसरे पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए जो इन्फेक्टेड है या इन्फेक्टेड है। कोविन जो पर्टिकुलर ऐप है वो बताती है कि वैक्सीनेशन के रिस्पेक्ट में कैसे कैसे आपका जो है वैक्सीनेशन हुआ है, कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने सर्टिफिकेट को। दीक्षा एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, या डिजी लॉकर जहां अपने डॉक्यूमेंट्स को आप रख सकते हैं। तो क्वेश्चन यहां पर इन पर्टिकुलर ऐप के, इनकी स्कीम के रिस्पेक्ट में नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया कि ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म इनमें से कौन से हैं, और आंसर टू द क्वेश्चन है डी। ये सभी के सभी ऑप्शंस हैं पर्टिकुलरली ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल गया, अब इसका डिस्कशन करते हैं। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि इसकी जो पीछे की जो कोडिंग है, जो सॉफ्टवेयर है, वो कहीं ना कहीं ओपन कर दिया गया है ताकि बाकी लोग भी इसको देखें, उससे सीखें और उसमें चेंजेस अगर करना चाहें, सजेशन देना चाहें तो वो भी दे सके। इसके अलावा मार्केट में जब ये सोर्स ओपन होता है तो इसके रिस्पेक्ट में जो बाकी कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो भी अपने आप को बेटर कॉम्पिटिटिव बनाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आती है इसकी वजह से, और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एनकरेज कर रही है कि जो भी ऐप हैं उनको ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाए। अब ये क्वेश्चन किस वजह से पूछा गया था, या एक इस तरीके का आर्टिकल, सिमिलर काइंड ऑफ आर्टिकल आया था, देखिए ध्यान से। 31 अगस्त 2021 में इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया जहां क्वेश्चन था कि फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो हैं वो अपने आप में एक ग्रेट पोटेंशियल हैं गवर्नमेंट के एप्लीकेशंस के। तो कैसे वो ग्रेट पोटेंशियल हो सकते हैं, ये अपने आप में देखा जाए तो ये तो मेंस का भी क्वेश्चन बन सकता है 10 से 15 नंबर का। लेकिन इस आर्टिकल में लाइंस जो क्लियरली मेंशन की गई थी, देखिए यहां पर, कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया डिजी लॉकर, दीक्षा, आरोग्य सेतु और कोविन, 4 नाम ही लिखे हैं यहां पर, और क्लियरली बोला गया टू बिल्ड देम एज अ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। इन चारों वर्ड्स को ही देखा जाए तो यहां से पिक किया गया होगा। लेकिन ऑब्वियसली वी अंडरस्टैंड कि हम इतने डिटेल में तो किसी आर्टिकल को नहीं पढ़ सकते। लेकिन स्टूडेंट्स फिर भी, जिस भी बच्चे ने, जिस भी स्टूडेंट ने थोड़ा भी इसके बारे में नॉलेज रखी होगी कि ओपन सोर्स कोड होता क्या है, तो एटलीस्ट वो आरोग्य सेतु को ओपन सोर्स में तो रखेगा, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उठे थे और गवर्नमेंट ने उसको फिर बाद में ओपन सोर्स डिक्लेयर किया था। कि गवर्नमेंट के ऊपर ये क्वेश्चंस उठे थे कि कहीं प्राइवेसी को ब्रीच तो नहीं कर रहा। तो स्टूडेंट्स 1 तो ऑप्शन होना ही था, तो जिस स्टूडेंट ने 2 ऑप्शन को टिक किया वो तो गलत है। ठीक है, बाकी ये ऑप्शन इस तरीके के थे कि आपको फिर बाकी ऑप्शंस में देखना होगा। अगर आपको आता है तो आप कर पाएंगे, नहीं तो इसमें फ्लूक खेलने का मतलब नहीं था। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब 3.0 से। वेब 3.0 दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब, जो हमें पता है वेब 1.0, 2.0 और अब जो 3.0 की बात हो रही है। स्टूडेंट्स, ये 3.0 बाकी 0.1 या 0.2 से कैसे डिफरेंट है? सो स्टूडेंट्स, ये 3.0 कैसे 1.0 और 2.0 से डिफरेंट है, उसका एक बेसिक डिफरेंस है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज। एक्चुअली में इस तरीके के आर्टिकल्स आए थे, जहां 6 मई को, अभी रिसेंटली लास्ट मंथ ही ये आर्टिकल आया हिंदू में कि कहीं ना कहीं वेब 3 को गेमिंग इंडस्ट्री पर्पस के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, और एक ब्लॉकचेन गेमिंग समिट हुई बेंगलुरु में जहां पर इसको देखा गया। ये न्यूज थी, न्यूज में वेब 3, लेकिन सिर्फ इस न्यूज की वजह से नहीं है, वैसे जनरली भी डिस्कशन में है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी का यहाँ यूज हो रहा है, तो किसी भी स्टूडेंट ने अगर वेब 3 के बारे में थोड़ा भी पढ़ा है तो उसे ये पता होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस इसका है। तो टू स्टेटमेंट तो सही होना चाहिए जहां ये कहता है देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क। अगर टू सही है तो इसका मतलब ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में से आंसर होगा, सी आंसर हमारा नहीं हो सकता। इस तरीके से आप अपने माइंड को अप्लाई करते हैं और अगर आपको एक बार पता लग गया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इसमें यूज है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपको पढ़ाई गई थी हमारे कोर्सेज में और वहां पर हमने क्लियरली बताया था कि वो एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर क्रिएट करता है। तो ऐसे में कोई एक कॉर्पोरेशन इसको कंट्रोल नहीं करेगी, इसको ऑपरेट करने वाले यूजर्स ही कलेक्टिवली पीयर टू पीयर इसकी कहीं ना कहीं ऑपरेटिबिलिटी होगी। तो 3 ऑप्शन हैज टू बी करेक्ट अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में ये पर्टिकुलर वेब 3.0 है तो मतलब 2 और 3 सही होना चाहिए। अब या तो आपका आंसर बी हो सकता है या डी हो सकता है। अगेन आपको पता लग जाता है ए आंसर नहीं है। अब फर्स्ट ऑप्शन ये कहता है कि ये एनेबल करेगा लोगों को कि भाई वो अपना खुद का डाटा कंट्रोल कर सके, बिल्कुल ऐसा भी करता है, तो इसलिए हमारा आंसर है डी। सो स्टूडेंट्स, इसी चीज को मैं यहाँ पे बता देता हूँ एक बार कि ये कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स हैं जहां पर अलग अलग तरीके के टेक्स्ट पेजेस, डिजिटल इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, सभी तरीके की चीजें अवेलेबल होती हैं और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर रन करता है, ओनरशिप देता है सभी स्टेक होल्डर्स को और इसके अलावा ओनरशिप देता है सभी यूजर्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर हमारा था दैट इज क्वेश्चन नंबर 32 विद रिस्पेक्ट टू सेट ए। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? सेट ए को डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 32। इसका आंसर था डी। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सैस। तो ये क्या है और इसके रिस्पेक्ट में 3 स्टेटमेंट हमें दिए हैं और करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा है। तो आंसर आपके सामने है। इसका आंसर, मोस्ट प्रोबेबल आंसर इसका जो बन रहा है वो डी ऑप्शन ही बन रहा है। तो ऐसे में ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होता क्या है, सबसे पहले ये जानिए। तो ये सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है एक तरीके का। मतलब अगर आप एज अ, पहले अगर हम देखें ये सैस सॉफ्टवेयर अगर हम नहीं यूज करते हैं, अगर ऐसे में नॉन सैस एप्लीकेशंस यूज हो रही हैं, तो जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो आपके सिस्टम पर डाउनलोड होते हैं, आपके सिस्टम पर उसकी एप्लीकेशंस चलती हैं। लेकिन अगर हम सैस एप्लीकेशंस की बात करें तो जो भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं वो क्लाउड पर वर्क करेंगी, आपके लोकल कंप्यूटर पर, लोकल डेस्कटॉप पर नहीं करेंगी। इस तरीके से हर सॉफ्टवेयर का आपको अलग से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स को आप एक साथ ही कहीं ना कहीं यूज कर पाएंगे। यही इसकी सबसे ज्यादा खास बात है कि क्लाउड प्रोवाइड करा जाता है होस्ट को, कि क्लाउड पर अपने वो जो सॉफ्टवेयर्स की एप्लीकेशन है वो रन होंगी और एंड यूजर को इंटरनेट चाहिए बस, इससे वो अपना काम कर सकता है। इसके अलावा यहां पर कोई भी नीड नहीं है किसी भी सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करने की। इनफैक्ट यूजर को ज्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा क्योंकि सारे लाइसेंसेस उसको अलग अलग नहीं खरीदने होंगे। इसी चीज की बात करते हुए एक स्टेटमेंट और है इसके रिस्पेक्ट में। अगर आपने करंट अफेयर्स अपना अच्छे से पढ़ा है तो ये न्यूज में था और इसमें एक पॉइंट ये भी था कि अपने तरफ से कस्टमाइजेशन हो सकता है। जो बायर है इस सब्सक्रिप्शन का वो अपने हिसाब से यूजर इंटरफेस को क्या कर सकता है, कस्टमाइज कर सकता है। इसी पॉइंट को लेकर के स्टेटमेंट पूछा गया सबसे पहला कि क्या यहां पर यूजर इंटरफेस को इंडिविजुअल सब्सक्राइबर अपने आप कस्टमाइज कर सकता है? तो यस, 1 इज करेक्ट, तो बी कैन नॉट बी द आंसर। बट लेट अस सपोज आपको ये बात नहीं बताती, मैं यहां पर ये बताना चाहता हूं कि लेट अस सपोज ये क्वेश्चन ही नहीं पता था, ये टॉपिक ही नहीं पता था आपको, तब क्या करते? आप सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ते। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि भाई अपने डाटा को, जो भी यूजर है वो एक्सेस कर सकता है डाटा को थ्रू देयर मोबाइल फोन। मे बी आपको ये बात पता है या नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। लेकिन तीसरा ऑप्शन देखिए, ये कहता है आउटलुक, हॉटमेल और याहू मेल, ये सब फॉर्म्स हैं सैस के। तो क्या याहू मेल आप अपने मोबाइल डिवाइस से चला सकते हैं? चला सकते हैं, ठीक है। तो इससे यह पता लगता है कि या तो 2 और 3 दोनों सही होंगे या 2 और 3 दोनों ही गलत होंगे। अब ऑप्शंस को आप ध्यान से देखिए, तो 2 और 3 यहां पर भी आ रहा है और 2 और 3 यहां पर भी आ रहा है, और ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जहां 2 और 3 दोनों ना आ रहे हो, मतलब ओनली 1 जैसा ऑप्शन नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इससे हमें पता लगता है कि हमारा आंसर बी और डी में से एक है। तो एक एस्पिरेंट जो अपने इंटेलेक्ट को यूज करता है एग्जामिनेशन रूम में और विदाउट नोइंग द टॉपिक, देन ऑल्सो वो 50% चांसेस हो सकते हैं कि उसका आंसर सही हो या गलत हो।
ये उसके रिस्क एपिटाइट पर है कि वो कितना रिस्क यहां पर उठाने की जरूरत करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो सकता है आपको नहीं पता, लेकिन बाकी दो स्टेटमेंट्स को ही पढ़ के आप बता सकते हो कि ये दोनों स्टेटमेंट या तो सही होंगे या दोनों गलत होंगे। ऐसा एजम्पशन लेकर के एग्जाम में आप क्वेश्चंस तक, सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये हर क्वेश्चन पे अप्लाई हो सकती है टेक्निक, लेकिन यस, वेरी फ्यू क्वेश्चंस यू कैन एक्चुअली एलिमिनेट द ऑप्शंस लाइक दिस ऑल्सो। इसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे हमारे कोर्सेज के बारे में। मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो कोर्स है, मेंस का कोर्स 2022 का, वो हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही जल्दी। इस क्रैश कोर्स में आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जो क्रिस्प और शॉर्ट फॉर्म में आपके सिलेबस को कवर कराएंगी। इसके अलावा आप यहां पर टेस्ट भी देंगे और प्लस हमारे साथ राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। लेट अस सपोज किसी स्टूडेंट को लगता है कि वो राइटिंग प्रैक्टिस ही करना चाहता है, उसके पास अपना मटेरियल तैयार है, अपने मेंस के टॉपिक्स उसके डन हैं, तो नो प्रॉब्लम, आप आइए और आकर के 60 डेज डेली आंसर प्रैक्टिस को ज्वाइन करिए कोर्स को। इसमें आप डेली आंसर प्रैक्टिस करिए और फिर लास्ट में फुल लेंथ टेस्ट भी दीजिए। अल्टीमेटली इसके बाद अगर आप एसए प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से एस्पिरेंट्स होते हैं जिन्हें लगता है कि एसए की प्रैक्टिस उन्होंने नहीं करी है, फिलोसॉफिकल एसए आते हैं, कुछ साइंस एंड टेक रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं। इनफैक्ट आपको मैंने पहले भी लेक्चर्स में बताया है कि यूपीएससी एक बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी एसए पूछ चुका है। आने वाले समय में हमें नहीं पता, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अगेन एक फेवरेट टॉपिक हो गया यूपीएससी का। इस बार भी वेब 3 के रिस्पेक्ट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पूछा और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर पहले भी एक क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन बना चुका है यूपीएससी। तो कब जाकर के इस पर एसए भी आ जाए, वी आर नॉट श्योर ऑफ। तो इस एसए प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं जहां आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेस को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लस जो स्टूडेंट्स अब 2023 की तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं और वो बिल्कुल नहीं जानते कि उन्हें कहां से शुरू करना है, उन्हें मैं एडवाइस करूंगा कि वो हमारा प्रारंभ फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में क्या होगा कि आपको शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे हैंड होल्डिंग करी जाएगी, आपको रास्ता बताया जाएगा, सारी चीजों में हर मोमेंट पर आपको गाइड करा जाएगा। इट इज मोस्ट एडवाइजेबल कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी जर्नी में, अपने इस पूरे सफर में हर जगह पर जहां भी डाउट में आए वहां से आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। अल्टीमेटली लास्ट में स्टूडेंट्स को अगर लगता है कि सिर्फ अगर टेस्ट सीरीज लेकर के उनका काम चल जाता है, तो हमारे IDMP कोर्सेज जहां पर हम सिर्फ टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम से रिलेटेड। अब ये सुनते ही आई टोटली एग्री कि एग्जामिनेशन हॉल में आप लोगों को लगा होगा कि ये क्या क्वेश्चन है, विच इज एक्चुअली ट्रू, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऐसा क्वेश्चन था जो एक्सपेक्टेड शायद नहीं था, ठीक है। लेकिन कुछ फिर भी न्यूज में ये चाइना के रिस्पेक्ट में न्यूज में था, जहां चाइना ने एक इस तरीके का वेपन बनाया है जहां पर उसने टारगेट डिलीवरी सिस्टम के पर्पस के लिए फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम को यूज किया है। दो ये टेक्निक, ये सिस्टम बहुत पुराना है, रशिया ने 60s में ही इनफैक्ट इसको कहीं ना कहीं बना लिया था, बट इस पर क्वेश्चन यूपीएससी ने 2022 में पूछा है। क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में आपसे 4 स्टेटमेंट दिए हैं और आपसे पूछा है सही स्टेटमेंट क्या है। तो एक्चुअली में अगर आपको इसकी सिर्फ डेफिनेशन भी पता होती तो आप इसका आंसर निकाल लेते। अब है क्या ये टॉपिक, देखिए ध्यान से। टॉपिक एक्चुअली कुछ इस तरीके का है कि अर्थ सरफेस से बहुत ही लोअर अर्थ ऑर्बिट में अगर एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जाए जो किसी मिसाइल को छोड़ सके, किसी वॉर हेड को छोड़ सके और लास्ट तक ये पता ना चले कि टारगेट क्या है। अगर टारगेट ही नहीं पता चले तो ऐसे में वो बहुत मुश्किल हो जाएगा दुश्मन के लिए ये जानना कि वो किस जगह पर ये सिस्टम हिट करने वाली है, मिसाइल हिट करने वाली है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये अर्थ ऑर्बिट पे रहती है, बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, लोअर अर्थ ऑर्बिट में, और लास्ट मोमेंट पे ये अपना डी ऑर्बिट हो जाती है और जब टारगेट को हिट कर देती है उसके बाद ही कहीं ना कहीं रिवील हो पाती है टारगेट की लोकेशन, जब पेलोड जो है डेस्टिनेशन हिट कर चुका होता है। दिस इज द सिस्टम। तो आंसर इसका बहुत सिंपल था। अब जैसे कि टॉपिक आपको समझ में आ गया तो आंसर सिंपल हो गया कि एक मिसाइल को आप स्टेबल ऑर्बिट में डालते हैं अराउंड द अर्थ और उसके बाद डी ऑर्बिट हो जाता है टारगेट ऑन द अर्थ के टाइम पर। द आंसर टू द क्वेश्चन इज सी। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द टर्म क्यूबिट।
क्यूबिट टर्म उन सभी स्टूडेंट्स को एटलीस्ट इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा जिन्होंने हमारा प्रारंभ कोर्स को ज्वाइन किया था और उन्होंने उस वीडियोस को देखा। इनफैक्ट जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट वीडियो देखी हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओनली आईएएस की, जो कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो थी, उस वीडियो में भी हमने क्यूबिट को एक्सप्लेन किया है। क्वांटम कंप्यूटर से रिलेटेड ये टॉपिक था एग्जैक्टली। तो आंसर टू द क्वेश्चन इज बी, क्वांटम कंप्यूटिंग। ये जो क्यूबिट्स होती हैं, ये यूनिट्स होती हैं जहां पर जो लैंग्वेज है, आपको ये बात मैंने बताई हुई है कि जो क्लासिकल कंप्यूटर्स होते हैं वो लैंग्वेज यूज करते हैं बाइनरी लैंग्वेज 0 या 1। तो यहां पर जो प्रोग्राम रन करते हैं वो उनकी वैल्यू या तो 0 होती है या 1 होती है। लेकिन जब क्वांटम कंप्यूटर्स की बारी आती है तो उनकी स्पीड एक्सट्रीमली फास्ट होती है, क्योंकि वो बहुत से काम बहुत ही कम समय में कर पाते हैं। इसका रीजन ही ये होता है कि जो भी एप्लीकेशंस वर्क कर रही हैं, जो भी सिस्टम में चीजें वर्क कर रही हैं, वहां पर जो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो एटॉमिक पार्टिकल्स क्वांटम मैकेनिक्स को यूज करते हैं, फिजिक्स को यूज करते हैं, और उनकी वैल्यू जो होती है वो वेरी करती है 0 से 1 तक भी, और इनफैक्ट एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे 0 और 1 मल्टीपल वैल्यूज भी हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चीज को मैंने समझाया था कि क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पर, प्रिंसिपल पर क्वांटम कंप्यूटर्स हैं जहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो एटम लेवल पर डिफरेंट होती है, लेकिन सब एटॉमिक लेवल पर, जब सब स्केल ऑफ एटम्स के लेवल पर जाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। इसी चीज को हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जहां दो मैंने आपको इसके रिस्पेक्ट में सब टॉपिक्स पढ़ाए थे, सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट पर क्वेश्चन तो नहीं आया है, लेकिन क्वेश्चन सुपरपोजिशन पर आया है जहां पर मल्टीपल पोजीशंस हो सकती हैं। तो ये आपकी जो यूनिट्स हो गई उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उन्हें हम बोलते हैं क्यूबिट विद रिस्पेक्ट टू क्वांटम कंप्यूटर, और क्लासिकल कंप्यूटर्स के में केस में उन यूनिट्स को हम बिट्स बोलते हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन क्यूबिट का आपसे सीधे सीधे पूछा था कहां यूज होता है, डिटेलिंग भी नहीं मांगी, तो उस रिस्पेक्ट में देखा जाए तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ये मार्क्स इजीली आप सिक्योर कर सकते थे। अब स्टूडेंट्स, अगर हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करें तो ये क्वेश्चन था शॉर्ट रेंज डिवाइसेस पर। अगर आप ध्यान से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करें स्टूडेंट्स, तो कम्युनिकेशन पर जरूर एक ना एक क्वेश्चन यूपीएससी बना रहा है। एक बार वो क्वेश्चन 4G और 5G के ऊपर था, एक बार वो क्वेश्चन LTE के रिस्पेक्ट में था, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, इफ यू रिमेंबर। एक बार क्वेश्चन आया जहां पर विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर क्वेश्चन था, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर क्वेश्चन आ चुका है, और यहां पर आज क्वेश्चन किस तरीके से आया कि डिफरेंट आपको टेक्नोलॉजीज दे दिया और पूछा शॉर्ट रेंज कौन सी है। अगेन सिमिलर ट्रेंड है, एक क्वेश्चन ऐसा जरूर पूछता है यूपीएससी। और यहां पर देखिए ये जो आपके टॉपिक्स हैं कि भाई ये जो सीसीटीवी कैमरा लगते हैं, या फिर वायरलेस नेटवर्क है आपका, लोकल एरिया नेटवर्क, या रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID टेक्निक है, क्या ये शॉर्ट रेंज है या लॉन्ग रेंज है? इसका आंसर टू द क्वेश्चन इज, जैसे इसका आंसर है डी, सभी के सभी शॉर्ट रेंज है। वैसे मैं एक पॉइंट आपको बता दूं कि ये जो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क वाली जो आपकी जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसकी रेंज जो होती है ये अलग अलग लिखी हुई है, अलग अलग वेरी करी हुई है। मैंने इसको अच्छे से स्टडी किया और देखा कि इसकी रेंज जो है 50 से 150 मीटर्स तक लिखी हुई है। शॉर्ट रेंज के रिस्पेक्ट में एग्जैक्ट डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन 100 मीटर्स तक या 120 मीटर्स तक अगर सिग्नलिंग जाती है, कम्युनिकेशन होता है, तो हम उसे शॉर्ट रेंज में लिख सकते हैं। हमें इस चीज को थोड़ा सा भी और देखना होगा कि यूपीएससी इसके वायरलेस जब लगाता है तो इसका आंसर क्या देता है, बट इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबल आंसर डी ही होना चाहिए। अब ये जो शॉर्ट रेंज डिवाइसेस होती हैं ये लो ट्रांसमिटेड पावर की होती हैं, ऐसे में इनका लोअर रिस्क होता है इंटरफेरेंस का, और ये सभी डिवाइसेस क्या हैं, ये शॉर्ट रेंज डिवाइसेस हैं। चाहे आप कॉर्डलेस ऑडियो डिवाइसेस को ले लो, या फिर आप रिमोट कंट्रोल के ले लीजिए, या फिर अलार्म्स या मूवमेंट डिटेक्टर्स होते हैं, इनको ले लीजिए। और तीन ऑप्शन जो आपसे पूछे गए हैं, ये तीनों ऑप्शन भी क्या हैं, शॉर्ट रेंज डिवाइसेस के अंदर आते हैं। लेकिन जब हम लोकल एरिया नेटवर्क में वायरलेस लगा रहे हैं तो उसमें 150 मीटर्स तक या 200 मीटर्स तक अगर हम बोलते हैं तो वो यूपीएससी उसको मीडियम रेंज में ना रख दे, इसका एक हल्का सा डाउट मेरे को आता है। बट आंसर टू द क्वेश्चन इसका डी ही होना चाहिए। अगर आपने डी जगाया है तो आप सेफ जोन में होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बायोफिल्म्स का। बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। एक क्वेश्चन एनवायरनमेंट में भी आपसे फंगस के रिस्पेक्ट में पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स यहां पर ये क्वेश्चन बनता है बायोफिल्म का। अब बायोफिल्म क्या होती है? आंसर टू द क्वेश्चन इज डी। जो स्टूडेंट्स आंसर देख रहे हैं देख लीजिए, इसका आंसर डी होना चाहिए। तीनों स्टेटमेंट सही हैं। लेकिन बायोफिल्म होती क्या है कि जब किसी सरफेस पर धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स आकर इकट्ठी होने लगे
वो अपनी एक लेयर बनाए जिसे हम मोनोलेयर कह रहे हैं, और इसके बाद धीरे धीरे अपनी कॉलोनीज डेवलप करने के बाद वो एक ऐसा फिल्म लाइक स्ट्रक्चर बनाए जहां पर उनके सिक्रीशंस हो, पॉलीसेक्राइड्स हो, बहुत सारे अलग अलग तरीके के केमिकल सिक्रीशंस हो, और मिलकर के एक पूरा एक लेयर जमा हो जाएगी उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पर, उसे हम कहते हैं बायोफिल्म्स। ये लेयर कहां जमा हो सकती है? ये लेयर जमा हो सकती है मेडिकल इम्प्लांट्स पर। इसी चीज पर क्वेश्चन पूछा गया था। सिर्फ ये मेडिकल इम्प्लांट्स पर ही नहीं, किसी भी तरीके की फूड सोर्स पर भी हो सकती है। तो ये सेकंड ऑप्शन था, ये फर्स्ट ऑप्शन था मेडिकल इम्प्लांट्स। इनफैक्ट कुछ इंडस्ट्रियल पाइप्स होते हैं, उन पर भी ये फिल्म जम सकती है, और लिविंग टिश्यू जो लिविंग मटेरियल है उस पर भी इस तरीके की बायोफिल्म जमा हो सकती हैं। तो ये बायोफिल्म में बायो वर्ड क्या है? लिविंग के रिस्पेक्ट में है, बैक्टीरिया के रिस्पेक्ट में है। तो ये अगर इम्प्लांट है तो इम्प्लांट के सरफेस पे देखिए इस तरीके से एक प्रोटेक्टेड फिल्म बन जाती है बैक्टीरियल सेल्स की। अब स्टूडेंट्स इसमें दो ऑप्शन तो हमारे समझ में आ जाते हैं कि भाई ये ह्यूमन टिश्यूज के रिस्पेक्ट में इम्प्लांट्स पर हो सकती है, 1 और 2 फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सर्फेसिस पे हो सकती है। तो 1, 2 सही है। 1, 2 अगर सही है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, तो या तो आंसर ए है या आंसर डी है। अब अगर आप फंस जाते हैं तो तीसरे स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये एग्जिबिट करती हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। सो स्टूडेंट्स ये बात बिल्कुल सही है कि अगर ये बायोफिल्म बनती है किसी तरीके की तो ऐसे में ये एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस होती हैं। कुछ स्टडीज ये भी कहती हैं कि 10 से 100 टाइम्स, मतलब 10 गुना या 100 गुना ज्यादा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ये बायोफिल्म्स शो करती हैं। इस वजह से ये थर्ड ऑप्शन भी सही है, डी इज द राइट आंसर। बट अगर आपने ए ऑप्शन टिक किया है तो यू आर वेरी क्लोज टू द आंसर। डोंट वरी, इट्स ऑल राइट, बट आंसर टू द क्वेश्चन शुड बी डी। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे प्रोबायोटिक्स के रिस्पेक्ट में। ये भी अगेन बायोलॉजी से रिलेटेड ही है कहीं ना कहीं टॉपिक। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? ये इस तरीके के फूड मटेरियल होते हैं, फूड सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें बैक्टीरिया या फिर यीस्ट मिला हुआ होता है। अगर इसमें फर्स्ट ऑप्शन देखें तो ये लिखा है कि बोथ बैक्टीरिया या यीस्ट इसमें होते हैं, दोनों ही बिल्कुल सही है। यीस्ट में तो मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा, दैट इज सैकेरोमाइसिस। सैकेरोमाइसिस नाम का यीस्ट इसमें जनरली होता है। और जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो इसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल आता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, दैट इज लैब, LAB। और ये NCERT क्लास 12 में भी लैब जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ह्यूमन वेलफेयर वाली यूनिट में गिवन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। तो देखिए हमारे दो ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गए। यूपीएससी की सबसे खास बात यही होती है कि अगर आपको किसी एक स्टेटमेंट को भी जानते हैं तो आप एक से दो ऑप्शंस तो वैसे ही एलिमिनेट कर देते हैं। ज्यादातर ऐसा होता है, बट यस गलती भी वही होती है जहां दो ऑप्शन में एक सही और एक गलत होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब प्रोबायोटिक्स को समझिए। ऐसे में ये क्या करते हैं, इनके अंदर लिविंग कुछ बैक्टीरिया या यीस्ट होंगे, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर बनाएंगे, आपके बाउल मूवमेंट को इंप्रूव करेंगे, इनफैक्ट बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए भी, और ये हमारी इंटेस्टाइन में प्रिवेंट करते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनसे भी बचाते हैं। और ये ऐसे आपने सैंपल्स, एग्जांपल्स, फूड सप्लीमेंट्स आपने जरूर मार्केट में देखे होंगे, खाए भी होंगे। एग्जांपल इसमें याकुल्ट का जैसे मैंने दिया है, और भी एग्जांपल्स होते हैं, विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल। तो ये प्रोबायोटिक्स होते हैं। स्टूडेंट्स इसमें सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं प्रोबायोटिक के, ये फूड में ही मिलते हैं एंड दे डू नॉट नेचुरली अकर इन आवर गट। बस यहां यूपीएससी ने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन को, उसने लिख दिया डू नॉट, बट एक्चुअली स्टूडेंट्स ये हमारे गट में नेचुरली भी हो सकते हैं, इन्हें सप्लीमेंट की तरह लिया जाता है, ये दूसरी बात है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, और जैसे ही मुझे पता लगा सेकंड स्टेटमेंट गलत है, अगेन मैं दो ऑप्शन में फंस गया, दैट इज 1 एंड C, है ना। तो A और C के बीच में आप फंस गए। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अब हमें पता लगता है कि भाई ये प्रोबायोटिक्स हेल्प करते हैं डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर। क्या ये स्टेटमेंट सही है? इसमें स्टूडेंट देखिए कि मिल्क शुगर, कौन से शुगर की बात हो रही है, तो ऐसे में लैक्टोज का एग्जांपल अगर आपको पता था तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जो एंजाइम होता है इस शुगर को ब्रेक करने के लिए वो होता है लैक्टेज। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये लैक्टेज एंजाइम बॉडी में कम होता जाता है। आपने हमारा ये नेचुरल ऑब्जर्वेशन ही है कि बच्चा जो होता है वो ज़्यादा मिल्क पीता है, और एडल्ट्स के लिए बोला जाता है कि आप दही खाइए या फिर फर्मेंटेड चीज़ें खाइए ज़्यादा से ज़्यादा, इंस्टेड आप डायरेक्टली मिल्क को कंज्यूम करें, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है।
ऐसे में लैक्टेज एंजाइम का कम होना वो एक्टिविटी को फुलफिल करते हैं ये प्रोबायोटिक्स जो फर्मेंटेशन में मिल्क को हेल्प करते हैं हमारे इंटेस्टाइन में। ये मिल्क शुगर लैक्टोज के रिस्पेक्ट में बात हो रही है जो एक डाइसेकेराइड है ग्लूकोज और गैलेक्टोज का बना हुआ। तो आंसर टू द क्वेश्चन इज ये 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये हेल्प करता है डाइजेशन में। तो आंसर हो गया हमारा सी। करेक्ट आंसर आपको वैसे ही मिल गया है, मैंने इसका पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। तो जो भी स्टूडेंट इसको सही करके आए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके रिस्पेक्ट में। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन अगेन वैक्सीन के रिस्पेक्ट में है। वैक्सीन के रिस्पेक्ट में तो इस बार सीधे लड़ाई कोवैक्सीन और कोविशील्ड ऑप्शंस में हो गई। देखो पहला ऑप्शन उसने पूछा कि सीरम इंस्टीट्यूट ने क्या कोविशील्ड बनाई है, तो ये बात तो आप सबको पता है, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है और कोविशील्ड जो है सीरम इंस्टीट्यूट की है। और जैसे ही स्टूडेंट ने यहां तक पढ़ा उसको लगा होगा कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन गड़बड़ करी हुई है। लास्ट के 2 शब्दों में mRNA प्लेटफॉर्म को क्या यूज किया गया है यहां पर, अब ये आपको परेशान कर सकता है। देन स्पुतनिक 5, ये हमें पता है ये जो पर्टिकुलर वैक्सीन है रशिया के रिस्पेक्ट में, ये क्या वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म है। सो आई कैन रियली अंडरस्टैंड कि एग्जाम में ऑप्शंस के नाम तो आपने सुने होंगे लेकिन उसकी डिटेलिंग शायद आपको नहीं पता हो। बट स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्योंकि एक्सपेक्टेड है वैक्सीन पर क्वेश्चन आना, और इसको हमने प्रारंभ बैच में भी अपने पढ़ाया हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का एग्जाम्पल है कोवैक्सीन। ऐसे में हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं यूजिंग केमिकल, हीट और रेडिएशन। ये वायरस एक इनएक्टिव वायरस होता है और बॉडी में जाकर के वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है। हाउएवर जब हम कोविशील्ड की बात करते हैं, ये जो सीरम इंस्टीट्यूट की है, इसे हम बोलते हैं वायरल वेक्टर वैक्सीन। तो इसे देखते ही हमें पता लग गया कि फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, इट इज नॉट mRNA प्लेटफॉर्म वैक्सीन, इट इज वायरल वेक्टर वैक्सीन। सो फर्स्ट गलत होते ही हमारे तीनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं और आंसर हमारा सामने आ जाता है। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने फर्स्ट ऑप्शन को ही सही मान लिया तो पक्का वो अब आंसर से बहुत दूर चला गया। देन कोवैक्सीन का मैंने अभी बताया इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन है, तो 3 जो है सही है, ये देखिए 3 बिल्कुल सही है। और स्पुतनिक 5 भी वायरल वेक्टर वैक्सीन होती है, एडिनो वायरस को ये यूज करती हैं। स्टूडेंट्स ये डायग्राम भी मैंने आपको पढ़ाया था, जिस डायग्राम में मैंने बताया था कैसे चिंपैंजी का एडिनो वायरस लिया गया जब कोविशील्ड नाम की वैक्सीन को बनाया जा रहा है। ऐसे में ये स्पाइक प्रोटीन्स 5 एपिटोप्स लिए गए थे और कैसे एक जीन लेकर के स्पाइक प्रोटीन्स के उनको मिला करके एक वेक्टर में डाल करके उसके प्रोटीन्स बना करके कैसे एंटीबॉडीज बनाई गई, ये पूरी वर्किंग आपको पढ़ाई गई थी। तो ये क्वेश्चन भी गलत होना नहीं चाहिए था। सो स्टूडेंट्स, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, दैट इज 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है सोलर स्टॉर्म्स के रिस्पेक्ट में, सोलर फ्लेयर्स के रिस्पेक्ट में। सन स्पॉट्स जब मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया था उसमें सोलर फ्लेयर्स की बात मैंने करी थी, तो आई होप उससे रिलेटेड आपने इंफॉर्मेशन अगर थोड़ी सी भी जानकारी रखी हो तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की स्थिति में आते हैं। दो ये क्वेश्चन अपने आप में पूरा एक हाफ ऑफ द पेज में था और ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन जितना बड़ा क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स उतना ही ईजी उसको सॉल्व करना हो जाता है, ज्यादातर ऐसा ही होता है। तो चलिए ऑप्शंस को देखने की कोशिश करते हैं कि अगर अर्थ पर ये सोलर फ्लेयर्स आते हैं तो क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है। सबसे पहली चीज वो कहते हैं कि भाई जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम्स पर इंपैक्ट आ सकता है। स्टूडेंट सोलर फ्लेयर्स के केस में अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है तो आप ये बता सकते हैं कि यस, पहली बात तो जो हमारे सैटेलाइट्स हैं और जो हमारी टेक्नोलॉजी है उस पर इंपैक्ट इसका हो सकता है। तो ये जहां जहां ऑप्शन में आ रहा है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये कि ये जो सोलर फ्लेयर्स होते हैं इसका जो इंपैक्ट है वो हम देख पाते हैं पोल्स की तरफ, इक्वेटर रीजन पर इसका इंपैक्ट कम रहता है। इनफैक्ट अभी रिसेंट न्यूज लास्ट ईयर की ये भी थी कि यूके ने अपना एक अलर्ट जारी किया था कि अरोरा जैसे ये जो पर्टिकुलर आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है, इनफैक्ट अगर मैं आपको देख करके बताऊं कि यहां पर इंटेंस अरोरा हो सकते हैं, यूके की ये एडवाइजरी भी थी, उसका रीजन भी सोलर फ्लेयर्स बताया गया था। तो ये चीजें पोल्स के रिस्पेक्ट पे ज्यादा होती हैं, इक्वेटर रीजन पर कम होती हैं। अब ऑप्शंस को देखें तो क्या जीपीएस नेविगेशन सिस्टम फेल कर सकता है? यस, डैमेज हो सकता है, 1 सही होना चाहिए। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी आंसर नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, सुनामी क्या ये आ सकते हैं इक्वेटोरियल रीजन पर?
स्टूडेंट्स, हो सकता है आपको ये बात पता हो या नहीं पता हो, चलिए इसको अभी छोड़े तो तीसरा ऑप्शन देखते हैं। पावर ग्रिड क्या हमारी फेल कर सकती है? बिल्कुल, हमारी पावर ग्रिड फेल कर सकती है क्योंकि ये एनर्जी पार्टिकल्स ही हैं, और एनर्जी पार्टिकल्स अगर किसी तरीके से इंटरफेरेंस होता है तो एनर्जी पर उसका इंपैक्ट आ सकता है। 3 आंसर होना चाहिए। तो 3 देखिए इन तीनों ऑप्शंस में है, और हम अगेन ये बी तो एलिमिनेट कर चुके हैं, तो ए भी इस वजह से एलिमिनेट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ए और बी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकते। अगर अब आप आंसर टिक करें भी तो सी या डी में से ही चूज करें। लास्ट का ऑप्शन कहता है भाई ये शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम्स कहीं ना कहीं इंटरप्ट हो सकते हैं, और देखिए इसने क्लियरली मेंशन किया है कि जो इंटरप्शन हो रहा है ये पोलर रीजन्स पे हो रहा है। तो यस, ये भी ऑप्शन सही है, 7 हमारा आंसर होना चाहिए। 6 स्टेटमेंट ऑर्बिट्स की बात करता है, सैटेलाइट्स की बात करता है। इनफैक्ट ये बात मैंने अभी आपको बताई कि सैटेलाइट्स पे भी इसका इंपैक्ट हो सकता है, तो 6 इज ऑल्सो राइट। देखिए 6 दोनों ऑप्शंस में है। 5th कहता है कि फॉरेस्ट फायर्स हो जाएंगी, और फॉरेस्ट फायर्स टेक प्लेस ओवर मच ऑफ द प्लैनेट। स्टूडेंट्स, हीट जरूर इंक्रीज करेगी अर्थ पर, और उससे कहीं ना कहीं किसी एक पर्टिकुलर रीजन पर आग लग सकती है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन इसने यहां पर लिख दिया मच ऑफ द प्लैनेट, ओवर मच ऑफ द प्लैनेट। ये यहां पर थोड़ा सा डाइसी लगता है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। प्लस जो सेकंड ऑप्शन है उसमें इन्होंने लिखा है सुनामी अगर आते भी हैं तो वो इक्वेटोरियल रीजन में दिखेंगे। मैंने आपको अभी बताया सोलर फ्लेयर्स का ज्यादातर इंपैक्ट जो है वो पोल्स पर, आर्कटिक रीजन या एंटार्क्टिक रीजन पर ज्यादा हो सकता है। इक्वेटोरियल रीजन पर इसका इंपैक्ट इतना नहीं होना चाहिए। तो इन माय ओपिनियन द आंसर टू द क्वेश्चन हैज टू बी सी। इसमें सेकेंड स्टेटमेंट और 5वां जो स्टेटमेंट है फॉरेस्ट फायर्स का, ये थोड़ा सा यहां पर थोड़ा आंखों को खटकता है कि भाई ऐसा इतना लार्ज स्केल पर फायर लगना या इतना इक्वेटोरियल रीजन पर सुनामी आने के चांसेस थोड़े कम हैं बिकॉज ऑफ सोलर फ्लेयर्स। तो यहां पर जो आंसर बनता है वो आंसर बनता है सी। सो स्टूडेंट्स, ये वो 10 क्वेश्चन थे जो साइंस एंड टेक के रिस्पेक्ट में आपसे पूछे गए यूपीएससी के थ्रू आज के पेपर में। करंट अफेयर को फोकस किया गया, कुछ थोड़ी सी नॉलेज स्टैटिक भी थी जिसको यूज किया गया, लेकिन जिस स्टूडेंट ने भी आर्टिकल्स को अच्छे से पढ़ा है, करंट अफेयर्स को लूप में रखा है अपनी प्रिपरेशन में, साइंस एंड टेक में पर्टिकुलरली, वो इन आंसर्स को जरूर करके आया होगा। प्लस अपने मेंटल एप्टीट्यूड को जिसने यूज किया है एग्जामिनेशन रूम में, उसके लिए सही आंसर तक पहुंचना थोड़ा इजी हो गया होगा। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा।